नमस्कार दोस्तों, टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम कम्युनिज्म यानी साम्यवाद के बारे में जानकर लेंगे। ये जानेंगे कि कम्युनिज्म है क्या, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, कम्युनिज्म ये आइडियोलॉजी ये विचारधारा आई कहां से, इसके क्या क्या फायदे हैं, व्हाट आर दी एडवांटेजेस, कम्युनिज्म फेल क्यों हुआ, यूएसएसआर जैसा देश जो प्योरली कम्युनिस्ट अपने आप को कहलाता था उसका डिसइंटीग्रेशन 1991 में क्यों हुआ, और उसके बाद ये भी जान के देखेंगे कि क्या आज के तारीख में ऐसा कोई भी देश है जो प्योरली कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को या विचारधारा को फॉलो करता हो। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कम्युनिज्म ये शब्द आता है एक दूसरे इंग्लिश शब्द से जो है कम्यून। अब कम्यून मतलब कम्युनिटी, जब कुछ लोग एक साथ मिलकर रहते हैं उसे इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। अब ये जब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तब ये अपने कुछ रिसोर्सेस को शेयर करना शुरू कर देते हैं, राइट। और जो भी प्रॉफिट उन्हें मिलता है या जो भी इनकम उनके पास आती है वो इनकम भी सारे लोगों के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब ये इस आइडिया को, इस विचारधारा को कम्युनिज्म कहा जाता है। तो बेसिकली कम्युनिज्म ये शब्द आया कम्यून से, which is nothing but a group of people living together and sharing its resources. But in the modern sense, where do we find the origin of communism? So there was a thinker whose name was Karl Marx. अब कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म कहा जाता है क्योंकि कार्ल मार्क्स ने उनके एक खास दोस्त जिनका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स। अब फ्रेडरिक एंजल्स जो थे ये एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे। अब इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी, एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब ये जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक है, दिस वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1848। अब इस बुक में एक बहुत ही फेमस कोट लिखा गया है और वो कोट आपके स्क्रीन के सामने है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग इसको मेरे साथ पढ़ेंगे। The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. ऐसा मार्क्स और एंजल्स ने अपनी बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा। अब इसका क्या मतलब होता है, ये मतलब आपको 2-3 स्लाइड्स के बाद समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये जो कोट है, ये जो मार्क्स और एंजल्स ने अपनी बुक में लिखा है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो चलिए जान के लेते हैं। तो ये जब ये किताब लिखी मार्क्स और एंजल्स ने, तब यूरोप एक बहुत ही फंडामेंटल इकोनॉमिकल चेंज से जा रहा था और वो इकोनॉमिकल चेंज था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आपको पता होगा कि 17th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है एंड बाय द टर्न ऑफ द 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत तेजी पकड़ लेता है। अब इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया था दोस्तों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे उसको पूरी तरीके से बदल दिया। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? बाय दिस आई मीन दैट इनिशियली जो भी प्रोडक्शन होता था, दैट प्रोडक्शन वाज मेनली हैंडमेड, ओके, और मार्केट ड्रिवन कुछ चीजें नहीं थी ज्यादा। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या शुरुआत की, एक मास प्रोडक्शन की शुरुआत की। मास प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि मशीन्स आ गए थे जो स्टीम के ऊपर चल रहे थे, राइट। और ये मशीन्स ने क्या किया, प्रोडक्शन फास्टर बनाया, तो मास प्रोडक्शन होने लगा, बल्क में प्रोडक्शन होने लगा। अब क्योंकि प्रोडक्शन बल्क में हो रहा था तो उस प्रोड्यूस माल को कहीं पे जाके बेचना था, तो मार्केट इकोनॉमी की शुरुआत होने लगी, राइट। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होता है इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। अब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड में जो सोसाइटी है, जो यूरोपियन सोसाइटी है, वो 2 प्रमुख हिस्सों में बढ़ जाती है, ऐसा मार्क्स और एंजल्स अपनी किताब में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से सोसाइटी मेजरली 2 क्लासेस में बढ़ गई। पहला क्लास वो कहते हैं ये बर्जुआ क्लास है। अब बर्जुआ का मतलब क्या होता है, तो मार्क्स और एंजल्स के हिसाब से ये वो लोग हैं जो सारे फैक्ट्रीज को, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। इन शॉर्ट ये सारे चीज के मालक हैं, ओके, राइट। विच मीन्स व्हाट, इकोनॉमी में हम बेसिक पढ़ते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो बर्जुआ वो क्लास है जो लैंड, लेबर, कैपिटल को ओन करती है, राइट। दीज आर दी ओनर्स। अब इस बर्जुआ क्लास का मेजर ऑब्जेक्टिव या मेजर उद्देश्य, मेजर गोल क्या है? बर्जुआ क्लास का मेजर गोल है प्रॉफिट कमाना। जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितनी ज्यादा मशीनें चलेंगी, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा सेल होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। सिंपल मंत्रा है बर्जुआ क्लास का। तो ये बेसिकली कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलने वाला क्लास है, राइट। और ये जो है, ये क्लास जो है, ये सारे रिसोर्सेस को ओन कर रहा है।
तो मार्क्स और एंजल्स अपनी किताब में लिखते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से सोसाइटी जो है वो मेनली दो गठों में बंट गई। पहला गठ था द बर्जुआ क्लास विच वॉज द ओनर क्लास, इनके पास सारे रिसोर्सेज की ओनरशिप थी। ओके, और मार्क्स और एंजल्स लिखता है कि इसके बाद दूसरा क्लास था जिसे वो कहते हैं द प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट का मतलब होता है दी वर्कर क्लास, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो जिनके पास मशीन्स खरीदने के या मशीन की ओनरशिप नहीं है, या इसको मैं अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं इनकी ओनरशिप इनके पास नहीं है, ना इनके पास लैंड लेबर कैपिटल, इनके ऊपर इनके पास ये कुछ भी चीज़ नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी सस्टेन करने के लिए ये फैक्ट्रीज में जाते हैं जिसे बर्जुआ क्लास ओन करती है। ओके, और फैक्ट्रीज में जाकर ये प्रोलिटेरिएट क्लास मतलब वर्कर क्लास जो है वो वहां पर जाके काम करती है। दीज पीपल गो एंड वर्क देयर, सिंपल। तो मार्क्स और एंजल्स ये कहते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इन दो मेजर ग्रुप्स में बढ़ गई। पर मार्क्स और एंजल्स कहते हैं कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों ये प्रॉब्लम है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बर्जुआ क्लास का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब मशीनें ज्यादा चलेंगी और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब मशीनें ज्यादा कैसे चलेंगी? जब ये प्रोलिटेरिएट क्लास ज्यादा काम करेगा। जितना ज्यादा ये काम करेगा उतने ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो मार्क्स और एंजल्स का कहना है कि कि इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो प्रॉफिट ड्रिवन है उसमें बर्जुआ क्लास जो है ये इस प्रोलिटेरिएट क्लास से बहुत ज़्यादा काम करवा के ले रहा है, जिसकी वजह से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो बर्जुआ अपने पास रख रहे हैं, वो इनको नहीं दे रहे। इनको बस मीगर सैलरी दे रहे हैं और इनको बोल रहे कि आप और काम करो, और काम करो, और काम करो। उसकी वजह से इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। सो बेसिकली इन शॉर्ट मार्क्स और एंजल्स ने अपनी किताब में लिखा कि सोसाइटी मेजरली दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है हैव्स, या जिसे उन्होंने बर्जुआ कहा है, जिनके पास सारे मोड्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है, और दूसरे है हैव नॉट्स। हैव नॉट्स वो क्लास है जिसके पास कोई भी ओनरशिप नहीं है, ये वर्कर क्लास है। ओके, अब बेसिकली मार्क्स क्या कह रहा है कि ये जो हैव्स हैं ये हैव नॉट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देयर इज एन एक्सप्लॉइटेशन गोइंग ऑन। ओके, जिनके पास रिसोर्सेज की ओनरशिप है वो लोग उन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिनके पास कोई ओनरशिप नहीं है। कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? उनको कम सैलरी दे रहे हैं, उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत पुअर है। राइट नाउ मार्क्स और एंजल्स अपनी किताब में सिर्फ यहां तक नहीं लिखते, वो क्या कहते हैं कि अगर इस परिस्थिति को हमें बदलना है, अगर इस एक्सप्लॉइटेशन को हमें रोकना है, तो ये जो वर्कर क्लास है, जो हैव नॉट्स वाले बंदे हैं, इनको हैव्स के खिलाफ एक रिवॉल्यूशन करना होगा। और ये रिवॉल्यूशन कैसे होगा? ये वॉयलेंट रिवॉल्यूशन होगा। और इस वॉयलेंट रिवॉल्यूशन से ये हैव नॉट क्लास जो है ये हैव्स को ओवरथ्रो कर देगी, और उसके बाद एक सोसाइटी का निर्माण होगा जिसमें जितने भी सारे रिसोर्सेस है, मतलब जितने भी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सारे लोगों में इक्वली बांटे जाएंगे और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। और इसी सोसाइटी को मार्क्स और एंजल्स एक कम्युनिस्ट सोसाइटी कहते हैं। राइट, सो दिस इज वॉट दे टोल्ड इन देयर बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और अब ये कोट आपको सेंस करेगा, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। मतलब मार्क्स और एंजल्स कहता है कि जितनी भी सोसाइटीज है दुनिया में, इन सोसाइटीज में ये क्लास स्ट्रगल चल ही रही है। और क्लास स्ट्रगल मतलब वो मार्क्स और एंजल्स कहते हैं कि सारी सोसाइटीज में बस दो ही क्लास है, एक हैव्स और एक हैव नॉट्स। हैव्स जो है ये पैसे वाले हैं, हैव नॉट्स जो है ये गरीब है। सो अमीर जो है वो गरीब को लूट रहा है। और इस चीज को कैसे बदले? तो जो हैव नॉट्स है ये हैव्स के खिलाफ एक वॉयलेंट रिवॉल्यूशन करे और हैव्स को निकाल के फेंक दे और एक इक्वल सोसाइटी का निर्माण करे, जिसे वो कहते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी। राइट, सो अब जान के लेते हैं कि इस कम्युनिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि मार्क्स और एंजल्स का जो आइडिया था, जो उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है, वो आइडिया क्या है। राइट, तो अब ये कम्युनिज्म क्या बेसिक फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो पहली चीज तो कम्युनिज्म जो है ये एक क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करने की बात कर रहा है। क्लासलेस सोसाइटी मतलब जैसे मैंने कहा कि अभी भी सोसाइटी दो हिस्सों में बटी हुई है मार्क्स और एंजल्स के हिसाब से, एक हैव्स है और एक हैव नॉट्स है।
तो कम्युनिज्म में जो है ना वो कोई भी क्लास नहीं होगा, मतलब कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, राइट। देयर विल बी अ कंप्लीटली क्लासलेस सोसाइटी, और इस क्लासलेस सोसाइटी में कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी। देयर वुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट ओनरशिप एट ऑल। मतलब पहले जो बर्जुआ क्लास था, जो हैव्स थे, जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते थे, उनको चलाते थे, अब कम्युनिज्म में ऐसी कोई भी बात नहीं होगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। सारे जो रिसोर्सेस हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, इन शॉर्ट, वो सारे लोगों में इक्वली बांटी जाएंगी, इक्वली सारे लोगों का सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार होगा। इसके साथ साथ कम्युनिज्म ये भी कहता है कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी रिसोर्सेस होंगे, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो ये तीन जो है ये प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिज्म के। ओके, कम्युनिज्म वर्क्स ऑन दीज थ्री प्राइम कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखने को या समझने को या सुनने को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, राइट, कि कम्युनिज्म कितनी अच्छी चीज है जहां पे सब समान है, राइट, को कहीं पे भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, और मेजरली की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। तो ये आइडिया तो बहुत अच्छी साउंड कर रही है, पर क्या कम्युनिज्म एक सक्सेसफुल आइडियोलॉजी थी? क्योंकि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आया, और 1848 के बाद अगर आप देखोगे तो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है। उस रशियन रिवॉल्यूशन का जो मेजर एजेंडा यही होता है कि हैव नॉट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और हैव नॉट्स अपना एक्सप्लॉयटेशन कैसे रोके? तो हैव्स के खिलाफ एक स्ट्रगल करके, है ना। तो जो लेनिन था, व्लादिमीर लेनिन, तो उन्होंने वर्कर्स को मोटिवेट किया, एक रिवॉल्यूशन हुआ 1917 में, और वर्कर्स का रूल रशिया में आया। सिमिलरली आप चाइना का एग्जांपल ले लो, जहां पे माओ जेडोंग ने पूरा चाइनीज रिवॉल्यूशन लीड किया और चाइना को इंडिपेंडेंस भी दिलवाई, राइट। सो बेसिकली रशिया और चाइना, इन दो एग्जांपल से हमें पता चल रहा है कि कम्युनिज्म जो है वो फेयरली इट इज अ गुड आइडिया। बट नाउ लेट अस चेक कि इज कम्युनिज्म गुड और बैड? क्या कम्युनिज्म सक्सेसफुल रहा, या कंप्लीट कम्युनिज्म एक आइडिया सक्सेसफुल कहीं रही है या नहीं? इस चीज को चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो कम्युनिस्ट स्लोगन क्या कह रहा है अभी? ओके, अब इसी चीज से आगे की स्टोरी बिल्डअप हो रही है। कम्युनिस्ट स्लोगन क्या कह रहा है? अब इस स्लोगन को सभी लोग ध्यान से समझेंगे। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मतलब जिसके पास जितनी क्षमता है वो बंदा उतना काम करेगा, उतना प्रोडक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं जो हूं, मेरे पास मेरी उतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं एक कंपनी खड़ी कर पाऊँ। ओके, मेरे पास उतना इनोवेटिव माइंड नहीं है, मेरे पास उतने स्किल्स नहीं है। ओके, पर सपोज करो कि एक मेरा दोस्त है, वो बहुत ही होशियार है, राइट, वो इनोवेटिव थिंकिंग वाला बंदा है, राइट, और उसके पास वो सारे स्किल्स हैं कि एक ई कॉमर्स कंपनी खड़ी कर दे वो। अब आइडियली उसकी एबिलिटी क्या थी? एक ई कॉमर्स कंपनी खड़ी करने की, तो उसने वो कर दी। सपोज करो मेरी एबिलिटी उतनी नहीं थी तो मैंने नहीं की। सो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। तो कम्युनिज्म क्या कहता है कि जिसकी जितनी क्षमता हो वो बंदा उतना काम करेगा। मतलब उस बंदे ने उतनी कंपनी खड़ी कर दी, मैंने कुछ नहीं किया। पर नेक्स्ट लाइन ये भी कह रहा है टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। अब भले ही उसने वो कंपनी खड़ी कर दी है और भले ही मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी वो उतने ही पैसे या उतने ही रिसोर्सेज यूज करेगा जितनी उसकी आवश्यकता है, वो उससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल उसकी जो मंथली कंजम्पशन नीड्स है वो 10,000 रुपये और मेरी भी 10,000 रुपये, तो हम दोनों सिर्फ 10,000 रुपये ही खर्च कर पाएंगे। भले ही उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी हो तो वो ज़्यादा यूज नहीं कर पाएगा उसका, और भले ही मैंने कुछ नहीं किया हो फिर भी मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। तो ये कम्युनिस्ट स्लोगन है, और इसी से कम्युनिज्म के ड्रॉबैक्स हम समझेंगे। ओके, पर उससे पहले जान के लेंगे कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं दुनिया में जो थोड़े से कम्युनिज्म की तरफ लीन करते हैं। मैं थोड़े से नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा लीन करते हैं। तो पहले तो रशिया, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जैसे मैंने कहा कि रशियन रिवॉल्यूशन 1917 के बाद, ओके, 1917 के बाद पहले लेनिन और उसके बाद स्टेलिन, इन्होंने यूएसएसआर को एक बहुत ही बड़ी ऊंचाई पे पहुंचाया। ऊंचाई पे पहुंचा इन द सेंस कि रशिया का जो प्रोग्रेस था वो बहुत अच्छा हुआ। पर एट द एंड क्या हुआ? 1991 में रशिया का यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल चाइना। चाइना को क्या प्योरली कम्युनिस्ट कहोगे? क्योंकि चाइना में, जैसे हमने अभी कम्युनिज्म की हमने जो विशेषताएं पढ़ी, उसमें हमने सेकंड पॉइंट देखा कि यहाँ पे नो प्राइवेट ओनरशिप, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। पर चाइना में तो प्राइवेट कंपनीज अब आज भी काम कर रही है,
राइट। सो क्या चाइना प्योरली कम्युनिस्ट है? नहीं, चाइना हैज लेंट टुवर्ड्स कम्युनिज्म बट नॉट प्योरली कम्युनिस्ट। और इसके बाद अनदर एग्जांपल इज क्यूबा। सो अभी स्लाइड पे तो मैंने 3 ही एग्जांपल्स बताया आपको, बट देयर आर मेनी सच कंट्रीज है। नॉर्थ कोरिया हो गया, राइट। सो देयर आर मेनी सच कंट्रीज विच आर लीनिंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म, बट माइंड वेल दोस्तों, कोई भी कंट्री को आप प्योरली कम्युनिस्ट कैटेगराइज नहीं करोगे या कर सकते, क्योंकि जो प्योर कम्युनिज्म के जो फीचर्स हैं कि क्लासलेस सोसाइटी होगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सो एट मैक्स आप ये कह सकते हो कि हर एक कंट्री जो है इट इज लीनिंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म, बट इट इज नॉट प्योरली कम्युनिस्ट। ओके, बट इट इज नॉट प्योरली कम्युनिस्ट। सो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डिड कम्युनिज्म फेल। अब कम्युनिज्म क्यों फेल हुआ, इसको समझने के लिए वो वाला कोट पढ़िए जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं और मेरे दोस्त ने ई कॉमर्स कंपनी खड़ी कर दी, मैंने कुछ नहीं किया। तो कम्युनिज्म का फेल होने का पहला मेजर ऑब्जेक्टिव यह है कि वो अपने लोगों को कोई भी इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करता प्रॉफिट कमाने का। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा दोस्त है, उसने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, फिर भी उसको कुछ नहीं मिल रहा, और मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिल रहा है। सो उसको भले ही वो इतना होनहार हो, इंटेलिजेंट हो, स्किलफुल हो, पर उसको कुछ इंसेंटिव ही नहीं है, तो वो आगे जाके किस बेसिस पे कहेगा यार चलो और कुछ करते हैं और कुछ करते हैं। तो ये इंसेंटिव कब मिलता है आपको? जब आपको आता है आगे से, हाँ मुझे इसका रिटर्न्स मिल रहा है, मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं, राइट। पर कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता। कम्युनिज्म कह रहा है तेरी जितनी एबिलिटी है तो उतना काम करेगा, पर तेरे को मिलेगा तेरी जरूरत के हिसाब से ही, तुझे उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, राइट। सो दैट इज वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ कम्युनिज्म कि लैक ऑफ इंसेंटिव्स। अब क्योंकि ये इंसेंटिव्स नहीं है, तो वो मेरा दोस्त क्या कहेगा कि ठीक है यार मैं क्यों काम करूं, बिना काम किए भी तो मेरी रोजी रोटी चली रही है ना, तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा, राइट। तो बेसिकली कम्युनिज्म जो है ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को पूरी तरीके से मार देता है। देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन कम्युनिज्म, राइट। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटीज में क्या होता है, कंपनीज एक दूसरे के बीच में कंपीट करती होती है इन ऑर्डर टू अचीव मोर प्रॉफिट, मोर प्रोडक्शन, मोर प्रॉफिट। पर कम्युनिज्म में ऐसा नहीं है। कम्युनिज्म में इनफैक्ट कम्युनिज्म कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को तो मार ही देता है, पर लोगों में लेजीनेस इंड्यूस करेगा, लोग कुछ करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और अब आप ये सोचिए कि ये तो बात मैंने मेरे और मेरे दोस्त की। अब यही चीज आप पूरे कंट्री के लेवल पे इसको एक्सप्लोर या एक्सपांड करो, एक्सट्रापोलेट करो। अंबानी जो कमा रहा है, मैं जो कमा रहा हूं, हम दोनों को सेम ही मिलेगा। तो व्हाई वुड अंबानीज वर्क सो मच? दे वुड से यार मुझे काम नहीं करना, क्यों मैं करूं इतना काम, मुझे तो इंसेंटिव है ही नहीं, मेरी कंपनी से जो भी प्रॉफिट कमा है वो सारे लोगों में बट रहा है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इट क्रिएट्स अ पावर वैक्यूम। पावर वैक्यूम क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि दोस्तों कम्युनिज्म में जैसे मैंने कहा कि सारे रिसोर्सेज के ऊपर सारे लोगों का कंट्रोल होता है। तो बेसिकली देयर इज नो लीडर, ओके, कोई लीडर नहीं है, एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है क्योंकि सारे लोगों का सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल होता है। ऐसे वक्त क्या होता है कि एक बंदा उभर कर आता है और अपनी हुकूमत शुरू करता है। आप एग्जाम्पल ले लो यूएसएसआर का। पहले देयर वाज लेनिन के बाद स्टालिन, दोनों भी एक डिक्टेटरशिप की तरह ही आए आगे, राइट। अब चाइना का एग्जाम्पल ले लो, जब तक माओ जेडोंग थे वही पूरे चाइना को चला रहे थे। सो क्योंकि एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है कम्युनिस्ट सोसाइटीज में, तो और पावर वैक्यूम क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि सारे रिसोर्सेज के ऊपर सारे लोगों का ही कंट्रोल है। तो एक व्यक्ति होना चाहिए ना जो सबको लीड करे। तो ऐसे वक्त जब पावर वैक्यूम होता है, जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है, जो एक जिसके पास लीडर लाइक क्वालिटीज होती है, वो आगे आके आता है और एक डिक्टेटरशिप शुरू कर देता है। ओके फाइन। इसके साथ साथ कम्युनिज्म का एक और महत्वपूर्ण ड्रॉबैक ये है कि इट ब्रीड्स इनएफिशिएंसी एंड करप्शन। इनएफिशिएंसी क्यों? क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, मैं क्यों काम करूं, ये सवाल लोगों के मन में आएगा, राइट। और क्योंकि एक लीडर पूरी चीज एक डिक्टेटरशिप हो गई है, इसकी वजह से क्या होता है, इट वुड डेफिनेटली लीड टू करप्शन। सो इन चीजों की वजह से कम्युनिज्म जो है, प्योर कम्युनिज्म, ये कहीं पर भी आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। देर आर सर्टन कंट्रीज जैसे रशिया हो गई, चाइना हो गई, दीज आर लीनिंग टुवर्ड्स कम्युनिज्म, मतलब मेजर ट्रेड जो है ये कम्युनिज्म के दिखाते हैं, पर कहीं पर भी ये प्योरली कम्युनिस्ट नहीं है। ओके राइट। सो नाउ एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या कम्युनिज्म कभी सक्सेसफुल बनेगा भी? क्या ये आइडिया सक्सेसफुल कभी बनेगी? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स के ये जो कम्युनिज्म वाला आइडिया है, इसको जो इसके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये एक यूटोपियन आइडिया है, राइट। यूटोपियन मतलब ख्याली पुलाव टाइप्स, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। पर कम्युनिज्म जो है ये
कुछ जगहों पर सक्सेसफुल माना गया है। ये कौन सी जगह है? दीज आर स्मॉलर सोसाइटीज़, जो छोटे छोटे सोसाइटीज़ है, किसी भी कंट्री लेवल पे नहीं, पर जो भी स्मॉलर सोसाइटीज़ हैं, इन सोसाइटीज़ में आप देखोगे कि कम्युनिज्म इज मोर और लेस इट कैन बी सक्सेसफुल देयर इन स्मॉलर सोसाइटीज़, बट नेवर ऑन अ नेशन स्केल या फिर कंट्री लेवल पे कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा। Okay, so that was it from my end for today's class, दोस्तों. This was completely about communism. Before going, I would like to give you an idea about Textbook Super Coaching. Textbook Super Coaching is this one-stop solution for UPSC CSE preparation, जहाँ पर आपको 30+ वीडियो कोर्सेज दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मिलते हैं. ओके, इसके साथ साथ दोस्तों टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग की एक खास बात यह है कि आपको इंडिया के सबसे रिनाउंड और बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है, जिसमें श्री राम सर हो गए या डॉक्टर एस पांडे सर हो गए. इन जैसे दिग्गज फैकल्टीज़ के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक्स्टबुक की एक फ्लैगशिप बैच जिसे आप निर्णय आईएएस बैच कहते हो, ये बहुत ही जल्द लॉन्च होने जा रही है. इस निर्णय आईएएस बैच में दोस्तों यू विल गेट अ प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन. जैसे कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे. इसके साथ साथ यू विल गेट साइकोलॉजिकल मेंटरशिप, यू विल गेट 1-to-1 मेंटरशिप. आपके जो भी डाउट्स है वो 2 घंटों के अंदर अंदर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आप जो भी आंसर्स लिखोगे, जो भी एसेस लिखोगे, उसका लाइव इवैल्यूएशन होगा. राइट, आपको सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे. सो निर्णय आईएएस बैच इज दिस फ्लैगशिप बैच. सो इफ यू आर प्लानिंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, दिस इज अ मस्ट गो बैच फॉर यू. ओके, सो ये बैच जो है ये बहुत ही 2024 के लिए बहुत ही जल्द शुरू होगी. ओके, और ये हमारी टीम है. ओके, सो in this team you have the most renowned faces of India who will be giving you a hand holding support for your upcoming exams. Okay, तो ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर इस बैच का आपको हिस्सा होना है तो जून बोनांजा सेल हमारा चल रहा है फ्रॉम 13 to 15 ऑफ जून. ओके, अब इस जून बोनांजा ऑफर में इस निर्णय बैच की जो पूरी फीस है वो ओरिजिनली तो 92,000 रुपीज़ है, पर अगर आप इन 3 दिनों में इसके लिए एनरोल करते हो तो आपकी जो फीस है वो सिर्फ 35,024 रुपीज़ हो जाएगी. पर ये ऐसे ही नहीं होगी. आपको क्या करना होगा, आपको एक बहुत छोटी चीज़ करनी होगी. इन दिनों में, इन 3 दिनों के अंदर अंदर अगर आप इस चीज़ को बाय करते हो तो जैसे आप बाय करोगे वहाँ पर आपको एक कूपन कोड पूछेंगे. आपको ये कूपन कोड लगाना है, बहुत ही आसान है. AAKASH जो है मेरा नाम आकाश. ये कूपन कोड यूज़ करते ही आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा. 92,000 रुपीज़ का कोर्स सिर्फ 35,024 रुपीज़ में, दैट टू फॉर 16 मंथ्स, 16 महीनों के लिए मिलेगा. प्लस आपको टेक्स्ट बुक पास फ्री दिया जाएगा, free textbook pass. Okay, so if you're interested, go and buy your subscription today. Thank you so much guys, that was all from my end. For more such informative videos, keep tuned to our channel. Thank you so much.